हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल EGS स्टडी में। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को CNT के पृष्ठभूमि के बारे में बताया और आज शुरू करेंगे CNT एक्ट के जो मुख्य प्रावधान है, धाराएं हैं, उसके बारे में जानकारी एकत्र करेंगे, जानकारी लेंगे। यहाँ आप लोगों को एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हम इस एक्ट में वैसे फैक्ट्स को ही याद करेंगे जो फैक्ट्स परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, या फिर ऐसे चीज़ों को उल्लेख करेंगे जिनके पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि हमें CNT एक्ट का विद्वान नहीं बनना है, हमें परीक्षा की दृष्टि से इसका अध्ययन करना है। ठीक है, तो यहाँ इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और जो इस वीडियो से पहले यानी कि पृष्ठभूमि को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस वीडियो को देख लें, उसके बाद इसको आप देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं CNT एक्ट के मुख्य प्रावधान में। तो जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि CNT एक्ट में यानी कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में 19 अध्याय एवं 271 धाराएं हैं, 2 अनुसूचियां हैं। तो यहाँ हम शुरू करेंगे पहले अध्याय को। पहला अध्याय धारा 1 से धारा 3 तक है। ठीक है, पहला अध्याय के पहले धारा में उल्लेख है इस अधिनियम के कानून के नाम का, कुछ संक्षिप्त जो वर्ड है उसके फुल फॉर्म दिए हुए हैं और परिभाषाएं दी हुई हैं। जैसा कि आप लोग को बोर्ड में ये दिखाई दे रहा होगा कि अध्याय 1 यहाँ लिखे हैं, क्या है, नाम, प्रसार एवं परिभाषा, धारा 1 से धारा 3 तक। ठीक है, धारा 1 में यानी कि अध्याय 1 के धारा 1 में ये उल्लेख है कि इस कानून का नाम क्या होगा। इस कानून का नाम छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम है। ठीक है, जो 1908 में लागू हुआ। इसी धारा में इस उल्लेख है कि इस कानून का विस्तार कहाँ होगा। यहाँ मैं बता दूं कि यह कानून उस समय के छोटा नागपुर क्षेत्र में लागू था। ठीक है, उस समय के छोटा नागपुर क्षेत्र में लागू होने के कारण से, चूँकि झारखंड भी बिहार का पार्ट था और बिहार में उसमें छोटा नागपुर के अंदर में सभी क्षेत्र आते थे जो वर्तमान में कोल्हान प्रमंडल और पलामू प्रमंडल और छोटा नागपुर के दोनों उत्तरी और दक्षिणी प्रमंडल आते हैं। इसका मतलब हुआ कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का विस्तार संथाल परगना प्रमंडल को छोड़कर शेष सभी प्रमंडल में लागू है। जिला के अनुसार से यदि बात करें तो झारखंड में 24 ज़िले हैं, 24 में से 6 ज़िले संथाल परगना को निकाल दें, बाकी 18 ज़िले जो बच गए वो 18 ज़िले में इसका विस्तार मिलता है। ठीक है, आइए देखते हैं आर्टिकल 1 में यानी कि धारा 1 में क्या उल्लेख है। धारा 1 में उल्लेख है इसका नाम का, विस्तार का, और धारा 2 में उल्लेख है अनुसूची क और अनुसूची ख में लिखित या उल्लिखित प्रावधानों का, जिनका इस नियम या इस अधिनियम के लागू होने के बाद समाप्त हो गया। ठीक है, अनुसूची क में यहाँ आपको बता दें ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट नहीं है। अनुसूची क में क्या लिखा हुआ है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि अनुसूची क में लिखा हुआ है छोटा नागपुर भूस्वामी एवं अभिधारी अधिनियम 1879। एक ही अधिनियम हुआ। छोटा नागपुर सारांशीकरण अधिनियम 1897, छोटा नागपुर अभिधृति अधिनियम 1903 और 1905 में भी यही आया था, और बंगाल परिनिर्धारण अधिनियम 1879। ये 5 एक्ट थे। छोटा नागपुर भूस्वामी एवं अभिधारी अधिनियम 1, छोटा नागपुर सारांशीकरण अधिनियम 1897 2, छोटा नागपुर अभिधृति अधिनियम 1903 तीसरा हुआ, चौथा फिर इसी का हुआ छोटा नागपुर अभिधृति अधिनियम 1905 4, और बंगाल परिनिर्धारण अधिनियम 1879। ये 5 प्रावधान अनुसूची क में है। ठीक है, तो अनुसूची क में जितने भी अधिनियम और कानून थे वो सभी इस नियम यानी कि
1908 का CNT एक्ट लागू होने के बाद प्रभावहीन हो गए। ठीक है, अब अनुसूची ख में अनुसूची ख में उस समय के बंगाल, उस समय के धनबाद, पटमदा, ईचागढ़ और चांडिल, ये 4 ऐसे क्षेत्र थे जहाँ की कुछ स्पेशल विशेष कानून लागू थे। उस कानून में था क्या क्या था? बंगाल लगान अधिनियम 1859, बंगाल लगान अधिनियम 1862 और बंगाल लगान अधिनियम 1867। ये 3 अधिनियम इन 4 क्षेत्रों में लागू थे। कहाँ कहाँ थे लागू, ये मैं बता दूं। ये लागू थे आपका अनुसूची ख वाला लागू थे कहाँ कहाँ? तो ये लागू थे धनबाद क्षेत्र में। ठीक है, धनबाद, उसके बाद आप लिखें तो पटमदा, ईचागढ़ और चांडिल में। ठीक है, चांडिल में इसमें यहाँ ये 3 धाराएं थी। बंगाल लगान अधिनियम 1859, 1862 और 1867, ये 3 अधिनियम लागू थे इन 4 जगहों में। धनबाद का अभी जो क्षेत्र है वो तो ठीक है। पटमदा ये अभी के वर्तमान क्षेत्र में पूर्वी सिंहभूम में है। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम में। ईचागढ़ और चांडिल सरायकेला खरसावां में है। ठीक है, ईचागढ़ और चांडिल वर्तमान में सरायकेला और खरसावां में है। ये 4 जगह में अनुसूची ख में आए प्रावधान शामिल थे, लेकिन जब CNT एक्ट लागू हुआ तो ये अनुसूची क और अनुसूची ख में शामिल सभी प्रावधान प्रभावहीन हो गए। ये ध्यान में रखना है। कौन सा नियम था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ध्यान में ये रखना कि अनुसूची क और अनुसूची ख में। ठीक है, आइए देखते हैं तीसरा में, धारा 3 में। इसमें परिभाषाएं दी गई हैं। ठीक है, इस एक्ट में CNT एक्ट में कई सारे वर्ड यूज़ किए गए हैं जिनका परिभाषा या जिनका मतलब जानना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ क्या किया गया है कि उन सारे शब्दों को कलेक्ट किया गया और उन सारे शब्दों का मीनिंग बताया गया, परिभाषा बताया गया कि उसका मतलब ये है। यहाँ मैंने कुछ लगभग 15 या 16 टॉपिक्स उठाए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से हमें इम्पॉर्टेंट लगा, उस चीज़ को यहाँ शामिल किए हैं। आइए देखते हैं कि उसका मतलब क्या क्या है। ठीक है, आप कृषि वर्ष को याद रखेंगे। कृषि वर्ष क्या, कौन सा कृषि वर्ष? तो जनरली हमारे यहाँ कृषि वर्ष क्या है? हमारे यहाँ कृषि वर्ष है जुलाई से। ठीक है, जून के लास्ट महीने में शुरू होता है और फरवरी तक चलता है। ठीक है, इसमें खेती का मौसम क्या होता है? धान का, और फिर हम लोग लगाते हैं गेहूं का, जहाँ कहीं हल्का फुल्का जो खेती होती है। तो ये जो कृषि वर्ष है, तो यहाँ इसमें लिखा हुआ है कृषि वर्ष, ऐसा नहीं लिखा हुआ कि जुलाई से शुरू होगा और फरवरी तक, ऐसा नहीं लिखा हुआ। ऐसा लिखा हुआ इस धारा में कि सरकार द्वारा लागू कृषि वर्ष या स्थानीय स्तर पर जो भी कृषि वर्ष हो वो समझा जाएगा इस प्रावधान के आधार पर, इस धारा में। ठीक है, यानी CNT एक्ट में कृषि वर्ष वही होगा जो स्थानीय स्तर पर मान्य होगा। ठीक है, ऐसा कोई विशेष नहीं है। यहाँ बंगाल का कृषि जो वर्ष है वो भी शामिल है। ठीक है, यहाँ एक चीज़ ये ध्यान में रखेंगे, बंगाल का कृषि वर्ष भी शामिल है। तो स्थानीय स्तर कहने का मतलब है कि हो सकता है कि कहीं पर जैसे जो बंगाल एरिया से सटे हुए क्षेत्र हैं उस एरिया में बंगाल का कृषि वर्ष फॉलो किया जा रहा हो। तो इसीलिए यहाँ किसी भी ध्यान रखना है कि यदि एग्जाम में कोई कृषि वर्ष दिया हुआ हो तो हम स्पेशली कोई कृषि वर्ष को टिक नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा इसमें धारा में नहीं उल्लेख है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं भूगत बंध बंधक। देखिए, भूगत बंध और कहीं लिखता है भूगुत बंध, तो ये नहीं कंफ्यूजन करना कि भूगुत बंध अलग है और भूगत बंध अलग है। यहाँ भूगत बंध बंधक लिखा हुआ वर्ड, अब इसको छोड़ दीजिए कि इसका मतलब क्या, आप इसको सीधा आप हमारे स्थानीय भाषा में हम कहते हैं रेहन। ठीक है, जैसे जानते होंगे यदि आपने लोकल लैंग्वेज में झारखंड में यदि रहे हैं तो वहाँ बोलते हैं रेहन रखना। ठीक है, तो बहुत कभी कभी अचानक से ऐसी स्थिति आ जाती, परिस्थिति आ जाती है कि आपके पास, किसानों के पास पैसे नहीं होते तो वो ज़मीन को रेहन रख देते हैं कुछ समय के लिए। बोलते हैं कि इस ज़मीन का
आप उपयोग कीजिए इस ज़मीन का, आप जो भी फसल उत्पादन होगा वो आप रखिएगा जब तक कि हम आपका कर्ज ना चुका दें। तो उस स्थिति वाला जो किसान होगा वो भूगत बंद बंधक कहलाएगा। ठीक है, समझे बात को। भूगत बंद बंधक हो गया मतलब रेहन, बस इतना याद रखिए। अब कोरकर या अरियत याद कीजिए, हम कोरकर में पिछले वीडियो में क्या बताए थे। कोरकर हुआ सदानों की भूमि। ठीक है, अब यहाँ जो लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि कोई ऐसा कृषक जिसने अपनी मेहनत से किसी ज़मीन को कोड़ करके खेती के रूप में परिवर्तित कर दिया, खेत के रूप में परिवर्तित कर दिया, फसल उगाने के लिए के क्षेत्र के रूप में परिवर्तित कर दिया, तो उसको क्या कहेंगे, कोरकर। और इसी को अरियत भी कहते हैं। ठीक है, अरियत भी इसी को कहते हैं। अरियत स्थानीय भाषा में कहीं कहीं यूज़ होता है, तो ध्यान में रखेंगे। कोरकर या अरियत दोनों एक ही शब्द हैं, मीनिंग दोनों का एक ही निकलता है। कोरकर मतलब वैसी भूमि जिसको कृषक मतलब किसान खुद अपने ही कोड़ करके उस जमीन को खेती लायक बनाया है। ठीक है, उसको कोड़कर कहते हैं। आइए देखते हैं भूस्वामी को। अब भूस्वामी का वर्ड जरा पेचीदा है, इसलिए पेचीदा है कि जिस समय CNT एक्ट लागू था उस समय कंपनी का शासन था। ठीक है, यानी कि अंग्रेज के शासन था। अब अंग्रेज का शासन था तो उस समय भूस्वामी कौन थे, याद कीजिए 1793 में परमानेंट सेटलमेंट लागू हुआ और उस सेटलमेंट के अनुसार से भूमि का स्वामी कौन बन गया, जमींदार। तो उस समय के हिसाब से यदि देखें तो भूस्वामी मतलब लैंडलॉर्ड। ठीक है, यानी कि जमींदार। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो अभी टोटल जमीन का मालिक कौन है, तो सरकार। ठीक है, तो अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो भूस्वामी मतलब सरकार, और यदि उस समय की दृष्टि से देखें तो भूस्वामी मतलब जमींदार। ठीक है, अब आइए काश्तकार। काश्तकार मतलब छोटा सब शब्द में समझिए किसान। ठीक है, काश्तकार मतलब खेती करने वाला, किसान जो होता है। ठीक है, तो यहाँ ये समझना है कि काश्तकार की अपनी भूमि नहीं होती थी। काश्तकार को भूस्वामी, काश्तकार जो है वो भूस्वामी से जमीन लेता था, बदले में वहाँ खेती करता था और बदले में उसका वो एक मूल्य चुकाता था। ठीक है, आइए अगला देखते हैं जंगल संपत्ति। इस जंगल संपत्ति का मतलब तो आप जान रहे हो, जंगल का संपत्ति, जंगल में उत्पन्न होने वाले या जंगल के से प्राप्त होने वाले जितने भी प्रॉपर्टी वो सब जंगल संपत्ति हुआ। यहाँ इसको हम इसलिए शामिल किए इस कलेक्शन में क्योंकि जंगल संपत्ति में खड़ी फसलें भी आती हैं। ठीक है, आपसे ऑप्शन में पूछा जा सकता है, यदि एग्जाम हो तो यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है, क्योंकि खड़ी फसलों को भी जंगली संपत्ति या जंगल की संपत्ति मानी जाती है। खड़ी फसल मतलब खेत में लगा हुआ फसल। ठीक है, उसे भी जंगल संपत्ति कहते हैं। ठीक है, यहाँ ये समझ में आए। अब लगान किसको कहते हैं, तो काश्तकार यानी कि किसान जमीन को खेती करने के लिए जो मूल्य चुकाता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए जमींदार एक है, ए जो है वो जमींदार है और बी जो है वो खेत यानी कि किसान है। अब बी जो है वो ए से ज़मीन लिया कि हम खेती करेंगे। अब ए बोला कि हमको आप खेती करेंगे तो उसका 1/4 हमको उसका देना पड़ेगा उत्पाद का। तो जो उत्पादन किया 1/4 वो किसको दिया, ए को, या जिससे ज़मीन लिया था। तो ए 1/4 क्या हो गया, लगान। यानी कि लगान मतलब हो गया कि खेती के बदले दिया जाने वाला मूल्य। ठीक है, अब आते हैं भूधृति। देखिए यहाँ ये भी वर्ड है जरा पेचीदा है। भूधृति का मतलब लिखा हुआ है, भूधृति का मतलब भूधारक का हित या भूस्वामी का हित। ठीक है, भूस्वामी का हित। अब यहाँ इसको ना समझ करके आप ये समझिए कि भूधृति मतलब हो गया कि भूमि का कागज पत्र। ठीक है, भूधृति मतलब भूमि का कागज पत्र यानी कि उसका प्रमाण कि ये मेरी जमीन है। ठीक है, इसका मतलब उस भूमि पर हित उस किसका है, तो जिसके पास जो मालिक है भूमि का। ठीक है, यहाँ इतना समझिए भूधृति मतलब क्या होगा, तो जमीन का कागजात, अब उसी से ना हित जुड़ा हुआ है।
कैसे जानेंगे कि भूमि का हित किससे जुड़ा हुआ है? तो भूमि का जो हित जुड़ रहा है किससे? तो जिसके पास भूमि है। ठीक है, अब आते हैं पुनर्ग्राह्य भूधृति। ऐसी भूमि या ऐसी भूमि का हित जो पुनर्ग्राह्य है, मैंने फिर से ग्रहण करने लायक है। अब यहाँ ये समझिए पुनर्ग्राह्य कौन है? पुनर्ग्राह्य कौन होता है कि ऐसी भूमि जो आवंटित की गई है किसी आदमी को, ठीक है, जैसे ए ने, इसीलिए इसको परिभाषा को इसीलिए पूछा जाता है एग्जाम में क्योंकि जरा कंफ्यूजन पैदा करता है। अब सपोज दैट ए ने बी को जमीन दिया, ठीक है, ए ने, ये क्या हो गया? भूस्वामी। अब ये क्या हो गया? काश्तकार। ठीक है, ये काश्तकार हो गया। अब ए जो है सो बी को जो भूमि दिया, अब ये ऐसा नहीं है कि ये बिना कहे पूछे काश्तकार से जमीन ले लेगा, आगे प्रावधान में आपको बताएंगे। ठीक है, यहाँ इतना समझिए कि अब जमीन दे दिया। अब इसको जमीन देने के बाद काश्तकार के पास यदि कोई भी उसका वारिस पैदा नहीं होता है, वारिस कहने का मतलब यहाँ लड़के से है। ठीक है, यदि उसका कोई भी नर वारिस नहीं है तो उसका जमीन फिर वापस किसके पास चलाएगा? ए के पास, यानी कि भूस्वामी के पास। तो ऐसी स्थिति वाला जो होगा वो पुनर्ग्राह्य भूधृति कहलाएगा। ठीक है, पुनर्ग्राह्य मतलब पुनर्ग्रहण करने वाला। यहाँ क्वेश्चन इसलिए पूछा जाएगा कि वारिस से संबंधित है। पुनर्ग्राह्य भूधृति मतलब तो सीधा सीधी है कि पुनः ग्रहण करने लायक भूमि। ठीक है, सिंपल शब्द में बोले तो। लेकिन पुनर्ग्रहण भूमि कब? जब उसका वारिस ना हो। ठीक है, आगे देखते हैं ग्राम मुखिया। अब ग्राम मुखिया इसलिए ये पूछा हुआ है, पिछला जो 6 जेपीएससी उसमें ये पूछा हुआ है कि ग्राम मुखिया किसको कहते हैं। ठीक है, तो ग्राम मुखिया हम यहाँ समझेंगे किससे कि चूंकि ये किसके लिए लागू किया जा रहा था? आदिवासियों के लिए। ठीक है, आदिवासियों में ग्राम मुखिया कौन होता है? तो आदिवासियों में ग्राम मुखिया होता है वहाँ का ग्राम का मुख्य आदमी, यदि मुंडा होता है, मानकी होता है या फिर हाथू मुंडा होता है, इन सभी को ग्राम मुखिया माना जाता था। ठीक है, ग्राम मुखिया मतलब ग्राम का हेड, जो या तो चुना गया हो या नामित किया गया हो, वो कहलाएगा क्या? ग्राम मुखिया। आगे आते हैं खिल्लत। खिल्लत मतलब क्या होता है? अब खिल्लत मतलब होता है जागीर के रूप में दी गई भूमि। जागीर के रूप में दी गई भूमि कहलाती है कौन सा? खिल्लत। उसके बाद देखिए भेजा बेंधा, नाम से स्पष्ट है। देखिए भेजा बेंधा मतलब, भेजा मतलब दिमाग और बेंधा मतलब बेंधने वाला, यानी कि बेंधने वाला मतलब तीर धनुष से जुड़ा हुआ है। तो संथाल परगना नहीं, यहाँ कोल्हान क्षेत्र में तीरंदाजी को प्रमोट करने के लिए जमीन दी जाती थी कि ऐसे खिलाड़ियों को जो तीरंदाजी में काफ़ी प्रवीण होते थे, काफ़ी दक्ष होते थे, उनको ये जमीन दी जाती थी जिसे भेजा बेंधा जमीन कहा जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं मर्दूम शुमारी। मर्दूम शुमारी का मतलब होता है सीधा समझिए जनगणना। ठीक है, जनगणना इसका मतलब होता है। मर्दूम शुमारी मतलब जनगणना। ठीक है, आगे समझिए जिरात। अब जिरात किसको कहते हैं? जिरात कहते हैं दान स्वरूप दी गई भूमि को। ठीक है, किसको? दान स्वरूप दी गई भूमि को जिरात कहते हैं। आइए देखते हैं राजहंस। यह भी एक प्रकार की भूमि थी। राजहंस और मंझियस ये एक प्रकार की भूमि थी जो दोनों क्या था? विपरीत था। ठीक है, राजहंस अलग था और मंझियस अलग था। अब कैसे अलग था? राजहंस जो है वो विशेषाधिकार रहित भूमि थी, कोई उसमें विशेष अधिकार नहीं दिया गया था। ठीक है, यानी कि यदि ये किसी को राजहंस के तहत जमीन यदि मिला हुआ है तो उसको लगान देना पड़ता था। ठीक है, लगान उसमें
देना पड़ता था, जबकि मंझियस ऐसी भूमि थी जो जमीन दिया गया था वैसे पदाधिकारियों को, वैसे अधिकारियों को जिन्हें वेतन नहीं मिलता था। जैसे आप समझ लीजिए मुंडा को ग्राम का मुखिया मुंडा यदि है तो उसको वेतन नहीं दिया जाता था, ठीक है, उसके बदले में उसको भूमि दिया जाता था और उस भूमि पर कोई लगान नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो यहाँ ये याद रखना है कि मंझियस कौन हुआ, लगान रहित भूमि, ठीक है, और राजहंस कौन सी भूमि हुई, तो विशेषाधिकार रहित भूमि, ठीक है। ये सारी चीज़ों को आप याद करेंगे। यहाँ ग्राम मुखिया आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। उम्मीद है भूगत बंध को आप बढ़िया से याद रखिए, कोड़कर को याद रखिए। ऐसा नहीं है, जितना भी है हम इसलिए इसको कलेक्ट किए हैं कि कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना। और ये याद रखिए कि ये ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आना, उम्मीद है 90% चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अध्याय 2 में काश्तकारों के वर्ग का उल्लेख है, ठीक है। काश्तकार आपको बताए, काश्तकार मतलब क्या होता है, किसान, ठीक है, यानी कि भूधारक, समझिए भूधारक यानी भूमि धारण करने वाला। भूधारक और भूस्वामी में अंतर है, यहाँ समझ लीजिए। भूधारक भूमि धारण करने वाला, जिसके वास्तव में जिसके पास भूमि है, यानी खेती करने वाला। तो खेती करने वाले यानी काश्तकारों का वर्ग कौन कौन सा होगा, काश्तकार कौन कौन कहे जाएंगे, इसका उल्लेख किया गया है अध्याय 2 में, ठीक है। और ये है धारा 4 से लेकर के धारा 8 के बीच में, ठीक है। कहाँ से है, तो अध्याय 2 में किसका उल्लेख है, तो काश्तकारों के वर्ग का। ये धारा 4 से धारा 8 तक है। अब आइए देखते हैं कि धारा 4 में क्या उल्लेख है। धारा 4 में उल्लेख है कि भूधारक कौन कौन होंगे, यानी काश्तकार कौन से होंगे, तो काश्तकार के वर्ग होंगे भूधारक, रैयत, दर रैयत और मुंडारी खूट कट्टीदार रैयत। 1, 2, 3, 4 प्रकार के होंगे, ठीक है। भूधारक कौन कौन होंगे, तो काश्तकार कौन कौन होंगे, तो काश्तकार होंगे भूधारक, रैयत, दर रैयत और मुंडारी खूट कट्टीदार, ठीक है। बस इसको यहाँ धारा 4 याद रखिए, याद हो जाएगा आगे। धारा 5 में भूधारक का अर्थ है, धारा 5 में रैयत का अर्थ है और रैयत कितने प्रकार के होंगे उसका है। दर रैयत में उल्लेख है कि दर रैयत का अर्थ क्या, इसमें धारा 7 में खूट कट्टीदार अधिकार युक्त रैयत का उल्लेख है, ठीक है। इसका अर्थ क्या होगा, सो। और धारा 8 में खूट कट्टीदार का अर्थ क्या होता है, ये। अब आइए, यहाँ तो ये समझ में आया। अब आते हैं धारा 5 में, तो भूधारक का अर्थ क्या होगा। तो आपको बता चुके, भूधारक का अर्थ मतलब भूमि धारण करने वाला, ठीक है, यानी किसान। अब देखते हैं रैयत का अर्थ क्या होता है। रैयत होता है वो जिसने जमीन बनाया, ठीक है, पहला मालिक। जैसे अभी यदि कहें तो जमीन का मालिक एक किसान है और भूस्वामी कौन है, तो सरकार। तो यदि मेरे पास यदि कोई ज़मीन है तो मेरा रैयत, यानी मेरे नाम से यदि ज़मीन है तो मैं रैयत हुआ, ठीक है। और भूस्वामी कौन हुआ, सरकार, ठीक है। अब रैयत कौन कौन होंगे इसको समझिए। एक को कहा जाता है अधिभोगी रैयत, ठीक है। अधिभोगी रैयत मतलब, अधिभोगी मतलब होता है जो वह रैयत जिसको अपने खेत के उपलब्ध साधनों का या खेत के उपलब्ध पदार्थों का उपभोग करने का अधिकार प्राप्त होता है, उसको कहते हैं अधिभोगी रैयत, ठीक है। अनाधिभोगी रैयत किसको कहते हैं, अनाधिभोगी रैयत कहते हैं उस रैयत को जिसे अपने खेत से उपजाने वाले पदार्थों का अधिभोग यानी कि उसका उपयोग करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। समझ में आई बात। अब आते हैं खूट कट्टीदार अधिकार। यहाँ दर रैयत को समझ लीजिए।
दर रैयत वो चीज़ है, जैसे आप एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, कॉन्ट्रैक्टर के नीचे फिर एक कोई कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है कॉन्ट्रैक्टर के नीचे, तो उसको कहते हैं पेटी कॉन्ट्रैक्टर। तो वैसे ही समझ लीजिए, यदि रैयत से भी कोई ज़मीन लिया तो वो कहलाएगा दर रैयत। ठीक है, जैसे भूस्वामी से ज़मीन लिया रैयत, और रैयत से ज़मीन लिया कौन, तो रैयत, और सॉरी रैयत से ज़मीन लिया कौन, यदि रैयत से भी कोई एक ज़मीन ले लेता है तो उसको कहा जाता है दर रैयत। ठीक है, मतलब ऐसे समझिए इसको, जैसे यहाँ भूस्वामी, ठीक है, भूस्वामी से ज़मीन लिया तो वो रैयत कहलाया, और यहाँ एक तो इस सर परेशानी ये है कि भूधारक कौन होगा, तो रैयत ज़मीन का असली मालिक है, लेकिन कुछ प्रावधानों के अनुसार से ये इसका मालिक हो गया भूस्वामी, जैसे 1793 वाला एक्ट के हिसाब से। ठीक है, यहाँ समझिए। अब यहाँ एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, देखिए कन्फ्यूज़न ना करें, कन्फ्यूज़न यहाँ हो सकता है कि सर भूधारक और रैयत वाला में समझ में नहीं आया। अब हम चलते हैं ज़रा सा 1793 का। 1793 में क्या हुआ था कि परमानेंट सेटलमेंट आया, यानी कि अस्थाई बंदोबस्त आया। उस समय बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास अपनी ज़मीन थी, ठीक है, उसका मालिक वही थे, और कई ऐसे ज़मींदार ऐसे थे जिनके पास बहुत सारी ज़मीन थी और उन्होंने किसी को दिया हुआ था ज़मीन खेती करने के लिए। तो जो ज़मींदार के नाम से ज़मीन था वो भूस्वामी हुआ, और जो किसान के नाम से ज़मीन था वो रैयत हुआ। लेकिन परमानेंट सेटलमेंट आने के बाद वो ज़मीन जो अपने किसान के नाम से था वो भी ज़मीन अब किसके हाथ में चला गया, ज़मींदार के हाथ में। ठीक है, तो जो किसान के नाम से जो ज़मीन था वो कहलाया रैयत, और जो ज़मींदार के हाथ नाम से ज़मीन था और वो दिया था किस कृषक को, तो वो कहलाया भूधारक। ठीक है, तो रैयत, अब रैयत से भी कोई यदि ज़मीन लिया तो उसको कहते हैं दर रैयत। ठीक है, यहाँ कन्फ्यूज़न ना करें, दर रैयत को पूछने का चांस ज़्यादा है एग्ज़ाम में। अब आते हैं धारा 7 में, खुद कटीदार अधिकार युक्त रैयत का मतलब क्या होता है। इसका अर्थ इस धारा 7 में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि खुद कटीदार रैयत का, यानी इसमें ध्यान रखेंगे कि मुंडारी खुद कटीदार है। ठीक है, मुंडारी खुद कटीदार अधिकार युक्त रैयत, मतलब यहाँ अब इसको भी समझिए कि क्या होता है इसका मतलब। तो मुंडा जब यहाँ आए जमीन झारखंड में, तो इस समय क्या किए कि वो किसी क्षेत्र को, ये क्षेत्र को साफ किए और यहाँ खेती करने लगे। तो एक परिवार था, उसके बाद फिर इसके बाल बचे हुए थे, इसका इधर खेत बनाए, इधर खेत बनाए, इधर खेत बना दिए, इधर खेत बना दिए, ऐसे करके फिर इसका हुआ तो ऐसे खेत बना दिए। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ, एक ये गांव बस गया। तो ऐसा गांव जो एक फैमिली से जन्म लिया उसको खूट कट्टी, यानी खूट मतलब परिवार से उत्पन्न गांव, यानी कि खूट कट्टीदार गांव कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो परिवार था जिस एरिया को जमीन को खेती करने लायक में बदल दिया उसको कहा जाता है खूट कट्टीदार भूमि। ठीक है, तो यहाँ इस धारा में इसी चीज का अर्थ बताया गया है कि खूट कट्टीदार अधिकार युक्त जो होगा वो रैयत कौन होगा। ठीक है, अब यहाँ धारा 8 में क्या लिखा हुआ है, खूट कट्टीदार का अर्थ बताया गया कि खूट कट्टीदार किसको कहेंगे। यहाँ धारा 7 में खूट कट्टीदार अधिकार युक्त रैयत किसको कहेंगे ये बताया गया, और धारा 8 में खूट कट्टीदार का अर्थ बताया गया है। ठीक है, देखते हैं अध्याय 3 में क्या लिखा हुआ है। अध्याय 3 में भूधारक से संबंधित चीज़ों को उल्लेख किया गया है, यानी भूधारक क्या होता है, उसके लगान में स्पेशली इसमें लिखा गया है लगान के बारे में। ठीक है, कि भूधारक लगान कितना चुकाएगा या कैसे चुकाएगा, या फिर कह सकते हैं इसके बारे में कि लगान में वृद्धि कब होगा या कब वो लगान नहीं देगा, कब उसके लगान में वृद्धि नहीं किया जा सकता, कौन उस लगान को वृद्धि कर सकता है, ये सारी चीज़ों का उल्लेख अध्याय 3 के धाराओं में किया गया है।
ठीक है। और अध्याय 3 का जो विस्तार है वो धारा 9 से धारा 15 तक है। ठीक है। यहां देखते हैं कि धारा 9 में क्या लिखा हुआ है। तो धारा 9 में लिखा हुआ कि लगान वृद्धि कब देय नहीं होगा, यानी कोई भूधारक है वो किस परिस्थिति में लगान उसको बढ़ाया जाएगा तो वो लगान नहीं देगा, वो बढ़ा हुआ लगान नहीं देगा, जो लगान तय है उसी को वही लगान देगा। ये इसका उल्लेख धारा 9 में किया गया है कि कोई भी भूधारक किस परिस्थिति में लगान नहीं देगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भूधारक कब बढ़ा हुआ लगान नहीं देगा, इसका उल्लेख किस धारा में किया गया है, तो उत्तर होगा धारा 9 में। ठीक है। इसी 9 के क में लिखा हुआ है कि लगान की वृद्धि कैसे की जाएगी। यदि आपको लगान का वृद्धि भूधारक के लिए यदि लगान की वृद्धि करना है तो इसका लगान की वृद्धि कौन करेगा। तो यहाँ ध्यान देना है, यहाँ आपको बता रहे हैं कि भूधारक के जो जमीन है उसमें लगान की वृद्धि का जो अधिकार है वो सिर्फ दिया हुआ है उपायुक्त को। ठीक है। यदि भूस्वामी चाहता है कि जो भूधारक जमीन रखे हुए है उस जमीन पर लगान बढ़ाया जाना चाहिए तो क्या करेगा, वो आवेदन देगा उपायुक्त को। ठीक है। और उपायुक्त फिर वो डिसाइड करेगा। अब वो डिसाइड करने का अधिकार उसके पास है, वो कैसे डिसाइड करता है, या तो वो भूधारक की ज़मीन को देखे या जांच करवाए, कमेटी बैठाए, लेकिन वो अधिकार उपायुक्त के पास है। ठीक है। यानी कि क्वेश्चन यदि आपको से पूछा जाएगा कि भूधारक के लगान में वृद्धि करने का अधिकार किसे है, तो भूधारक के जमीन का लगान का वृद्धि करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उपायुक्त को है। ठीक है। भूस्वामी को नहीं है। भूस्वामी क्या करेगा कि भूस्वामी उस आवेदन ये लिखेगा उपायुक्त को कि फलाने जो जमीन है उसका जो लगान है उसमें वृद्धि होना चाहिए, तो उपायुक्त उसका उत्तर देगा और उसके विषय में फैसला लेगा। ठीक है। आइए देखते हैं धारा 10। तो लगान में वृद्धि कब नहीं होगी, भूधारक के लगान में वृद्धि कब नहीं होगी। तो यहाँ ये देखना है कि 1869 में छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट आया था, यानी कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 में एक आया था। उसमें यदि जमीन शामिल है यदि उसके रजिस्टर में उस समय एक रजिस्टर तैयार किया गया था, जो आपको हम बताए थे फर्स्ट वीडियो में आपको बताएं कि 1869 में एक काश्तकारी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम आया था जिसको छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट कहते थे। ठीक है। उस एक्ट में ध्यान में रखना है उसमें भूहरी जमीन का ही सिर्फ शामिल किया गया था। आप देख लें, पिछले वीडियो में बताया गया है। तो उस वीडियो में ध्यान रखना है कि ये सिर्फ किसके बारे में बता रहा है, तो भूहरी जमीन के बारे में बता रहा है। यहाँ हम आपको स्पष्ट कर दे रहे हैं। और इस यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो इसके पहले का वीडियो पृष्ठभूमि उसको देख लें। तो लगान में वृद्धि कब नहीं होगी, यदि कोई भी भूमि का उल्लेख छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के रजिस्टर में अंकित है तो उसका लगान में वृद्धि नहीं होगा, उपायुक्त भी नहीं करेगा। ठीक है। यहाँ उपायुक्त भी नहीं कर सकता। ठीक है। अब आते हैं धारा 11 में। ये जरा सा समझने का चीज है। धारा 11 क्या लिखा हुआ है कि किसी भूधृति या उसके किसी भाग का अंतरण किया जाए तो अंतरिति को भूस्वामी के कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा। यानी कि धारा 11 जो है वो जमीन का रजिस्ट्रीकरण करने के बारे में बताता है। अब रजिस्ट्रीकृत कब किया हो जाएगा ये समझिए। कोई भी जमीन का रजिस्ट्री कब किया जाएगा, उसका नाम चेंज कब किया जाएगा, या तो उसका उत्तराधिकार चेंज हो रहा है, या तो वो अपने फैमिली में परिवार के किसी सदस्य को बांट रहा है, बंटवारा कर रहा है, या तो उसको वो बेच रहा है। ठीक है। तो यहाँ अंतरण करने का मतलब यही चीज हुआ। ठीक है। अंतरण का मतलब हुआ, आप सीधा समझिए, बेचने का काम। ठीक है।
यदि अंतरण कर रहा है, माने हस्तांतरण से समझिए, हस्तांतरण कर रहा है, यानी कि जमीन का जो मालिक है यानी भूधारक, भूस्वामी नहीं, भूधारक, यदि उस जमीन को उपयोग करने का अधिकार को चेंज कर रहा है, या तो अपने वारिस को दे रहा है, उत्तराधिकार को दे रहा है, या अपने सगे संबंधियों के नाम से कर रहा है, या फिर किसी को बेच रहा है, तो उसका रजिस्ट्रीकृत कहाँ होगा? तो भूस्वामी जो है यानी कि लैंडलॉर्ड, और अभी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सरकारी कार्यालय, ठीक है। तो सरकारी कार्यालय में वो भूस्वामी कार्यालय में जाकर के वो इसका पंजीकरण कराएगा, यानी कि वहाँ रजिस्ट्री कराएगा, ठीक है। अभी यदि जमीन हम बंटवारा करते हैं तो रजिस्ट्री ऑफिस में जाना होता है ना, सेम यही चीज़ लिखा हुआ कि यदि आप हस्तांतरण कर रहे हैं जमीन का, यहाँ अंतरण वर्ड को छोड़ दीजिए, हस्तांतरण समझिए, ठीक है। हस्तांतरण कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा कि आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाइए और रजिस्ट्री ऑफिस में उसको रजिस्ट्री कीजिए ज़मीन का, ठीक है। यहाँ इसका मतलब ये हुआ, और इसी में रजिस्ट्री कैसे किया जाएगा ये भी उल्लेख है। आपसे यदि क्वेश्चन को पूछे तो ये आप समझ लीजिए कि धारा 11 में रजिस्ट्री कैसे होगा इसका भी उल्लेख है, ठीक है। आइए देखते हैं इसके बाद का। धारा 12 में लिखा हुआ है कि भूस्वामी के इनकार करने पर, 11 के परिप्रेक्ष्य में बात करें, 11 में क्या लिखा हुआ है? तो रजिस्ट्री होगा, ठीक है। 11 में यदि 12 में कहता है कि यदि भूस्वामी रजिस्ट्री करने से इनकार करता है, क्या 11 में लिखा हुआ था कि भूस्वामी के कार्यालय में रजिस्ट्री होगा, ठीक है। अब भूस्वामी यदि रजिस्ट्री करने से इनकार कर दे तो क्या होगा कि जो बेचने वाला है, जो अंतरिती है, वो क्या करेगा? उपायुक्त को आवेदन देगा, ठीक है। अंतरिती जो है वो उपायुक्त को आवेदन देगा और उपायुक्त उसकी जांच करेगा, ठीक है, कि क्या वो रजिस्ट्री होने लायक है या नहीं। रजिस्ट्री होने लायक उपायुक्त को लगता है तो आदेश देगा रजिस्ट्री करने का, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि उसको रजिस्ट्रीकृत की घोषणा भी कर सकता है, ठीक है। यहाँ धारा 11 और धारा 12 को एक साथ समझने की जरूरत है। धारा 11 में क्या कहता है कि यदि भूधारक किसी भूमि को हस्तांतरित करना चाहता है तो वह क्या कर देगा? भूस्वामी के कार्यालय में जाकर रजिस्ट्री करेगा। और रजिस्ट्री कैसे करेगा इसका प्रोसेस दिया हुआ है। धारा 12 कहता है कि यदि भूस्वामी रजिस्ट्री करने से इनकार कर दे, ठीक है। भूस्वामी यहाँ कहने का मतलब जमींदार से है, ठीक है। तो यदि जमींदार इनकार कर देता है रजिस्ट्री करने से, तो जो बेचने वाला भूधारक है वो इसकी सूचना किसको देगा? उपायुक्त को दे देगा। और उपायुक्त क्या करेगा कि उपायुक्त उसके भूधारक के जो आवेदन देगा उसके परिप्रेक्ष्य में वो एक जांच करेगा और उस जांच के अनुसार से डिसीजन लेगा। और यदि जांच में वो सही पाता है कि रजिस्ट्री किया जा सकता है या करने लायक है तो वो रजिस्ट्री करने की आदेश देगा या रजिस्ट्री हो जाने की घोषणा कर सकता है, ठीक है। अब धारा 13 क्या कहता है? धारा 13 कहता है कि रजिस्ट्री के बाद भूमि के लगान का निर्धारण। अब है यहाँ कि जब रजिस्ट्री हो गया, जमीन की रजिस्ट्री हो गई, भूस्वामी के कार्यालय में रजिस्ट्री हो गया या उपायुक्त रजिस्ट्री कर दिया, करने की घोषणा कर दिया, उस स्थिति में यदि भूधृति जो है वो उसका कोई हिस्सा बेचा गया, ठीक है। यहाँ ऐसे समझिए जैसे ये एक टुकड़ा है जमीन का, अब इसका ये टुकड़ा बेच दिया गया, ये टुकड़े को हस्तांतरित कर दिया गया, ठीक है। तो भूस्वामी क्या करेगा? इसका अनुपातिक लगान का निर्धारण करेगा, यानी कि कितना अनुपात बेचा गया। यदि इसका 1 रुपया लगता था तो ये पूरे हिस्से का 1/4 भाग बेचा गया तो 25 पैसा इसका लगान होगा। ये डिपेंड करता भूस्वामी पर कि वो कितना अनुपातिक में उसको निर्धारित करता है, ठीक है। यानी कि रजिस्ट्री के बाद भूमि का लगान का निर्धारण करता है कौन? भूस्वामी।
कि कितना इसका लगान होगा। इसी में कहता है कि आपत्ति होने पर क्या होगा। यदि कोई आपत्ति आ जाती है, लगान का निर्धारण किया और बोला कि इतना लगान नहीं दिया जा सकता है, इसका लगान कैसे होगा, ये तो क्वेश्चन उठ सकता है कि भूस्वामी अपनी मर्जी से कर दे। तो उस स्थिति में आप आवेदन दे सकते हैं उपायुक्त के यहाँ, और उपायुक्त क्या करेगा, उसकी जांच करेगा और लगान निर्धारित करेगा। ठीक है। अब धारा 14 क्या कहता है? धारा 14 कहता है पुनर्ग्रहण भूमि। आपको पुनर्ग्रहण मतलब समझाया था। पुनर्ग्रहण भूमि कौन होगा? तो पुनर्ग्राह्य भूमि या पुनर्ग्रहण भूमि वो भूमि होगा जिसमें भूधारक का कोई नर वारिस नहीं हो। ठीक है, वारिस नहीं होगा तो वो पुनर्ग्राह्य हो जाएगा। या कोई ऐसी भूमि जैसे पट्टे पर ली गई भूमि है, वो 2 साल के लिए जमीन पट्टे पर ली गई, तो उस स्थिति में जैसे ही 2 साल बीत जाएगा, जमीन अपने आप भूस्वामी के नाम से हो जाएगी या भूस्वामी के हाथ में चला जाएगा। ठीक है। पुनर्ग्राह्य भूमि मतलब यही होता है। पुनर्ग्राह्य मतलब किसी ऐसा जमीन जो पुनर्ग्रहण करने लायक हो, तो वो निश्चित तिथि को पुनर्ग्रहित अपने आप या स्वयं हो जाएगा, वो भूस्वामी के नाम से हो जाएगा। अब यहाँ कुछ शर्तें लिखी हुई है कि किस स्थिति में भूमि का पुनर्ग्रहण नहीं किया जाएगा। जैसे अब यहाँ समझिए कौन कौन सी स्थिति में पुनर्ग्रहण नहीं किया जाएगा। तो यदि उस स्थल में, जहाँ जो भूमि है, उस स्थल में एक अस्थायी निवास बन गया हो, ठीक है, तो उसका पुनर्ग्रहण नहीं हो सकता। दूसरा स्थिति में यदि उस जगह पर, उस भूमि पर बागान लग गया, बागान या बगीचा लग गया, तो उस जगह पर भी इसका माने पुनर्ग्रहित भूमि का नहीं हो सकता। तीसरा स्थिति में यदि उस भूमि पर खदान बन गया। अब खदान बन गया, यहाँ ध्यान ये देना है कि कौन खदान बनाएगा। तो जैसे लोकल, अब हम ये समझ लीजिए कि पुराने समय में दूधी माटी का जिसे घर लिपा जाता था, उसका प्रचलन था, तो उसके लिए जमीन के अंदर से मिट्टी को कोड़ करके निकालते थे, उसको भी खदान बोलते थे। तो क्या वो जमीन भी आएगा इसमें? नहीं, वो जमीन नहीं आएगा। यहाँ ये समझना है कि खदान का मतलब होता है सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्मित खदान या उसके आदेश से निर्मित खदान। ठीक है। सक्षम प्राधिकार कहने का मतलब है कि सरकार किया हो या सरकारी कोई अफसर सरकार से निर्देशित या उस समय अंग्रेज से निर्देशित। ठीक है। तो यदि अंग्रेज या सरकार से निर्देशित कोई खदान वहाँ उस जमीन पर बन गया है, तो भी उस जमीन का क्या कहेंगे, पुनर्ग्रहण नहीं किया जा सकता है। ठीक है। यहाँ आज 15 उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आज हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। यहाँ आपको हम एक चीज़ सलाह देना चाहेंगे कि जब भी आप ये वीडियो देख रहे हों, तो आप साथ में जिस किताब में CNT एक्ट का प्रावधान लिखा हुआ है, उस किताब को भी साथ में खोल करके रखे रहें। आप उस किताब में लिखे हुए धाराओं को पढ़ें और उसके बाद इस वीडियो में जो मैंने बताया है उस धारा को समझें। तो दोनों में जहां आपको कुछ लगे कि हाँ यहाँ समझाया हुआ है, इस शब्द को बताया गया है, उस शब्द का मीनिंग उसमें लिख लें। तो बाद में जब कभी उस किताब को पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ स्वयं समझ में आ जाएगी। ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और देखेंगे इससे आगे की चीज़ों को। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, आप सभी लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।